Okay, so matrices and determinants. एक्चुअली ये दो कंबाइंड चैप्टर है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब पहला वाला अगर समझ में आएगा तो दूसरा वाला आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक के बाद एक थ्रू आउट चलते। तो इस टोटल चैप्टर का इन दोनों को मिला के जो वेटेज है किसी भी बोर्ड या किसी भी कोर्स में देखे तो 10% वेटेज होता है। मतलब अगर 80 मार्क्स का पेपर होना है तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले। ठीक है, जिसके अलग अलग कैटेगरी में आएगा, जैसे 1 मार्क के एक दो क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 5 मार्क का फॉर श्योर आता है। जिस टॉपिक से आता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैट्रिक्स या मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिक्स एक्चुअली नंबर्स या फिर फंक्शंस का रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है। क्या बोला मैंने? नंबर्स और फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। तो पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, it is a rectangular arrangement, it is a rectangular arrangement of numbers or functions, of numbers or functions. मैट्रिक्स को यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे सेट्स हम पढ़ते थे ना 11th में, सेट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे, वैसे ही मैट्रिक्स को भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये जैसे कैपिटल ए एक मैट्रिक्स होगा। अब ये नंबर्स का या फंक्शंस का अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये मैट्रिक्स ए है और यहाँ पर सपोज 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर मैंने नंबर्स को इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज किया, तो ये एक्चुअल में मैट्रिक्स है। और इसके एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट्स है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की अगर मैं लेंथ की बात करूं और विड्थ की बात करूं, मतलब इसके डायमेंशंस अगर चेक करें, तो इसमें कितने रोज हैं? तो 1 और 2, इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। और कितने कॉलम्स है? 1 2 और 3, इतने कॉलम्स है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के बाद उनके रो और कॉलम को भी यहाँ डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर कितने रोज हो गए? 2 रोज हो गए। कितने कॉलम्स हो गए? 3 कॉलम्स हो गए। तो ये 2 by 3 का एक मैट्रिक्स है। इस तरह से इसको शो किया जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसमें हमेशा नंबर ऑफ रोज को पहले लिखा जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखा जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके, अब इसके बाद ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू मैट्रिक्स को समझाया। अब मैट्रिक्स का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है वो समझना और उसको भी लिख लेना। ये मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसमें हम मानते हैं कि m नंबर ऑफ रोज है और n नंबर ऑफ कॉलम्स है। m रोज है और n कॉलम्स है। ठीक है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करेगा। तो उसकी पोजीशन या उस एलिमेंट को शो करने के लिए A11 ये नोटेशन यूज किया जाता है। जो सेकंड एलिमेंट होगा उसी रो का, वो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है, तो उसका नोटेशन होगा A12। नेक्स्ट जो होगा A13 एंड सो ऑन। तो यहां पर टोटल कितने कॉलम्स हैं? n कॉलम्स हैं। तो जो फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट होगा उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? A1n। समझ गए ये चीज? अगला जो रो है उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे? उसके नोटेशन A21 A22 A23, इस तरह से करते हुए लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? A2n। क्लियर? क्लियर हुआ ये चीज? एंड सो ऑन। अब जो लास्ट रो होगी उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? AM1, क्योंकि ये mth नंबर वाली रो हो गई और फर्स्ट एलिमेंट। अगला जो एलिमेंट होगा क्या हो जाएगा? AM2। ऐसा करते हुए जो लास्ट एलिमेंट होगा उसका AMN। तो ये उसके नोटेशन है, मतलब पोजीशन को बताता है। अगर मैं कोई एलिमेंट लिखता हूं A53, मतलब आप इस एलिमेंट को देख के समझ जाओगे कि इसकी पोजीशन क्या है। ये फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। समझ गए ये चीज? ओके, तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मैट्रिक्स का। इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद हम आते हैं कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन पे। कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का जो कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है उसको यूजुअली हम इस तरह से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल आई जे एम बाय एन। ये होता है उसका कॉम्पैक्ट, मतलब ये पूरा लिखने की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए आई जे लिख देंगे बस, और ये समझ में आ जाएगा। हाँ, आई और जे ये जनरल टर्म है, मतलब आई की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके एम तक जाएगी, मतलब पहले i1 रखो, फिर i2 रखो, फिर i3 रखो। जैसे यहां पर हम कर रहे थे ना, i1 i2 i3 ऐसा करते हुए आई की वैल्यू कहां तक गए हम, m तक। और जो j है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेके n तक, और इसके हिसाब से अलग अलग एलिमेंट बनेंगे। तो इतना पूरा रिप्रेजेंट करने की जगह ये उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है इस फॉर्म में काफी बड़ा हो जाता है, इसलिए ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। मैं एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो यहां पर ये जो चीज आपको दिख रही थी ना, m बाय n, इसी को बोला जाता है उसका ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, ये हटा दूं मैं, फर्स्ट स्लाइड पूरा हो गया तो। हाँ, अब मैं एक दो सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को देता हूं जो अभी तक मैंने बताया उसी पे बेस्ड। हटा दूं क्या? हम्म। तो यहां सामने आपको एक मैट्रिक्स दिख रहा है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्या है इसका ऑर्डर, 3x3 या 3/3। ठीक है। अब अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स में A21 ये वाला एलिमेंट कौन सा है या क्या है, तो क्या होगा आंसर, -7, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट होगा। क्लियर ये चीज? अब इसमें अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो क्या होगा, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका ऑर्डर होगा उसको यहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, उतने क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन अब नोट डाउन करो। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मतलब जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। और आगे लिखा है a इज इक्वल्स टू ए आई जे, वेयर वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको एक 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, और ये उसका कॉम्पैक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, और ये जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी यहां पर आपको दी हुई है। तो सबसे पहले जो 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा, कैपिटल ए, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे और क्या क्या होंगे, पोजीशन क्या क्या होंगी उसकी, कितने एलिमेंट होंगे, 2x2 मतलब 4 एलिमेंट होंगे। तो पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, 1 2, नेक्स्ट A22। तो आपको एलिमेंट चाहिए वो मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए। एलिमेंट कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए यहां पर क्वेश्चन में आपको दे दिया, ए आई जे इज इक्वल टू क्या, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। तो आप सबसे पहले A11 निकालना है, मतलब आई और जे दोनों की जगह पे क्या पुट करोगे, 1 और 1 पुट कर दोगे। तो क्या मिल जाएगा, A11 क्या आएगा, A11 देख के बताओ जल्दी। 1 + 1 कितना, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 4/2 मतलब क्या आ जाएगा, 2। A12 नेक्स्ट एलिमेंट निकाल लोगे, ये वाला क्या आ जाएगा, 1 + 2, 1 + 2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा, 9/2 या 4.5। A21 कितना आएगा देख के बताओ जल्दी, सेम आएगा 9/2, और उसके बाद आएगा लास्ट A22, तो वो कितना आ जाएगा,
2 + 2 4, 4 स्क्वायर 16/2 मतलब कितना आ जाएगा 8। तो ये सारे एलिमेंट मिल गए, इसको यहाँ पर प्लेस कर दो, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स 2 9/2, ये क्या हो जाएगा 9/2, और लास्ट में क्या आ जाएगा 8। दैट्स इट, ये काम करना था। क्लियर सबको ये? ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं सिमिलर टाइप का, ये हो गया तो फिर नोट डाउन कर लेना, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट a 3/4 मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट a 3/4 मैट्रिक्स, उसमें एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरह से a I j इज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ -3i प्लस j, -3i प्लस j। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करो मैट्रिक्स, चलो जल्दी से। तो 3/4 का मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले ये चेक करो ये सही लिखा कि नहीं। A11 12 13 और ये 14 तक जाएगा, 21 22 23 24, और ये हो जाएगा 31 32 33 एंड 34। ऑर्डर हो गया इसका 3/4 का। ठीक है, ये कर लिया। हाँ, तो हम पॉजिटिव लेते, जैसे A11 निकालना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड आई की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, प्लस जे की जगह पे क्या रखोगे 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड, ये -3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा -2। अभी मॉड के अंदर में ही है ना, तो ये -2, और उसका मॉड लोगे तो क्या बन जाएगा +2/2, मतलब क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 आएगा। फिर निकालोगे A12, तो ये 1/2 -3, यहां पर आ जाएगा 1, और j की जगह पे आ जाएगा 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3 + 2 मतलब -1 का मॉड, और जो कि +1 होता है, मतलब ये कितना आ जाएगा 1 2। ठीक है, चेक करते चलना, मैं यहाँ पर करेक्ट आंसर्स लिख रहा हूं। तो यहाँ पर ये आएगा 1, अगला आएगा 1/2, फिर 1 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, ये वाला एलिमेंट आएगा 0। 1 4 रखोगे तो ये आ जाएगा 1/2। चेक करो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ पूरे निकालने हैं, पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है इसमें। ठीक है, प्रोसेस समझ गए ना? हम्म, हो गया ये पूरा खत्म। ओके, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन वाला पार्ट तो हो जाएगा ना, उसको कंप्लीट कर लेना, जगह छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा कहीं ना कहीं, आपको दिख जाएगा सेम क्वेश्चन।
ओके अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मैट्रिक्स को कुछ टाइप्स, कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी है मैट्रिसेस की, उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स, लिखते चलना फटाफट ना, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 -5 -2, ये अगर एक मैट्रिक्स है तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। वो गलत बना दिया, वो रो है, कॉलम मैट्रिक्स लिख लिया सबने एग्जांपल। अब मेरा क्वेश्चन है इसका ऑर्डर क्या है ये बताओ। 4 × 1। पहले हम रोज को लिखते हैं, तो कितने रोज है इसमें, 4 रोज। फिर कॉलम को लिखते हैं, तो क्या है इसका ऑर्डर, 4 by 1 या फिर 4 × 1। समझ में आ गया ये चीज, ठीक है। तो जो कॉलम मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा वो इन जनरल क्या होगा, m/1 होगा। m कुछ भी हो सकता है लेकिन ये n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। क्लियर। फिर सेकेंड टाइप पे आते हैं मैट्रिसेस के, जिसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अब ये आप ही लोग लिख सकते हो उसका एग्जांपल खुद से। मान लो मैट्रिक्स भी एक रो मैट्रिक्स है, तो उसमें सिर्फ सिंगल रो हो जाएगी। तो 1 -3 2 5 ये हो गया एक रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है, 1/4। इसको रीड बाय 4 करते हैं, 1/4 या 4/1। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, सारे एलिमेंट एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ नंबर नहीं, वो फंक्शन भी हो सकते हैं। मतलब हो सकता है कोई मैट्रिक्स मान लो सी लिखूं मैं, जिसके एलिमेंट हो e⁻x, log x, sin x। तो ऐसा भी बन सकता है मैट्रिक्स जिसमें नंबर की जगह क्या हो, फंक्शन हो। इसीलिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा था, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। तो अगर इन जनरल इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/n होगा, किसके लिए, रो मैट्रिक्स के लिए। क्लियर ये। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी पे आते हैं हम मैट्रिसेस की, जिसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों सेम हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए जिसके एलिमेंट अगर मैं लिखूं 2 5 -1 7, ये हो गया। मैट्रिक्स बी जिसके एलिमेंट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला वाला 2/2 का है, दूसरा वाला क्या है, 3/3 का है, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को कई बार हम ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n अगर बस मैंने लिखा मतलब वो समझ में आ जाएगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n का। क्लियर ये चीज, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जो है डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां से थोड़ा ध्यान देते चलना, डायगोनल मैट्रिक्स। देखो अगर मैं मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करता हूं 3/3 के, तो उसके जो एलिमेंट होंगे पोजीशन वाइज जो रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है, A11 1 2, ये क्या होता है 1 3, ये 2 1, ये क्या हो गया 2 2, ये हो गया 2 3, ये क्या हो गया 3 1 3 2, और ये क्या हो गया 3 3, ठीक है। इसमें ना ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ये वाले एलिमेंट, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। इनमें क्या स्पेशलिटी रहती है, इसमें आई और जे की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो देखो ये 1 1 2 2 और ये क्या हो गया 3, इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे,
जीरो होंगे। मतलब मान लो अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा जिसके एलिमेंट 100, 050 और ये हो गया 007, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप होता है। मतलब कोई भी मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता। क्लियर? कोई डाउट आदित्य? हाँ, लेकिन वो वैसा डायगोनल नहीं होगा ना उसमें। समझ गया ना? तो क्लियर हुआ ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो, इसको अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना है, एलिमेंट को डिफाइन करना है एलिमेंट्री वे में, तो कैसे करेंगे समझो इधर। ए आई जे की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और ए आई जे की वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। यही दो वैल्यू होगी एलिमेंट की। अब जीरो कब होगी? जब ये वाले एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट मतलब यहां पर आई और जे दोनों की वैल्यू क्या है? अनइक्वल है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई और जे सेम नहीं है तो एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो। और जब आई और जे दोनों सेम है तो एलिमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये हो गई उसके डेफिनेशन, एलिमेंट वाइज डेफिनेशन अगर देखा जाए तो। क्लियर ये चीज? ओके। पीयूषी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तुम लोगों की क्लास तो 5:30 से थी, अभी कैसे ज्वाइन कर रही हो? 5:30 to 6:30 था। ठीक है। सर लेट ज्वाइन किया मैंने। ओके, अभी 12th की चल रही है। ठीक है, चलो ओके। हाँ, हटा दो इसको मैं फिर। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट केस पे जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट फिफ्थ टाइप लिखना, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी जो है डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस होता है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए? लीडिंग डायगोनल सेम होना चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस है। लीडिंग डायगोनल यहाँ कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर लीडिंग डायगोनल सब क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे, एंड ए आई जे इज इक्वल टू के कोई भी नंबर हो सकता है जब आई और जे दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर ये चीज? क्या चीज? ये वाला? अच्छा, ये वाला जो पार्ट बता रहा हूं, देख, मैंने क्या बताया, ये ए आई जे जो है ना, ये जनरल एलिमेंट है। मान ले अगर मैं आई वन रखूं और जे वन रखूं तो ये क्या हो गया? ए वन वन हो गया। समझ में आया? तो आई और जे जब इक्वल है तो एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो देख, ये वाला जो एलिमेंट होता है, ये वाला एलिमेंट ए वन वन होता है तेरा, है ना? तो ये वाला एलिमेंट में आई और जे तेरा दोनों क्या है? सेम है। तो ये वाला एलिमेंट जो है जीरो नहीं होना चाहिए। समझा? और ये वाला जो एलिमेंट है तेरा, वो क्या है? वन टू है। तो इसमें आई और जे अनइक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये कंडीशन है या इसकी डेफिनेशन है बोल सकते हैं डायगोनल एलिमेंट की। क्या बोल रहे हैं? यहां पर ये वाली वैल्यू अगर टू रहती तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता ना। नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइंड ही ऐसे हुआ है कि जिसमें लीडिंग डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ये डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन का मैथमेटिकल पार्ट है। जैसे यहां पर देख क्या लिखा हुआ है, लीडिंग डायगोनल जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब वो एक सेम वैल्यू होनी चाहिए जब आई और जे सेम है। आई और जे कब सेम होते हैं? ये वाले एलिमेंट में। और जब वो आई और जे सेम नहीं है तो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। सिक्स्थ टाइप जो है उसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में वन का जो काम होता है ना, वही मैट्रिक्स अलजेब्रा में
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम होता है। मतलब 1 एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर मिलता है, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो हमें वही नंबर मिलता है। वही रोल प्ले करता है यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेशल अल्फाबेट इसके लिए असाइन कर दिया गया आई। ठीक है, तो आई अगर कहीं भी दिखता है तो मतलब आप समझ जाओगे वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो अगर आई सब्सक्रिप्ट में एन लिखा हुआ है मतलब वो एन क्रॉस एन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर आई टू लिखा है मतलब 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई थ्री है मतलब 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए ये चीज? अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या, तो उसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लो मैं एक 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहा हूं जिसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं, जिसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये 3 by 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, आप क्या बोलोगे, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये एक स्केलर मैट्रिक्स ही है, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या है कि लीडिंग डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो अगर इसके लिए ये डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, जब आई और जे इक्वल नहीं है, मतलब नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट के लिए। और ए आई जे इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1, जब आई और जे दोनों क्या है आपस में इक्वल, मतलब ये वाला। समझ में आया ये चीज? I2 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, 1 0 0 1 ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लियर ये? अब लास्ट टाइप में आते हैं जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये भी एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। और ये इसका काम भी वैसे ही होता है जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में जीरो का होता है ना, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो मिल जाएगा। इसके लिए भी एक स्पेशल अल्फाबेट यूज होता है, ओ। ठीक है, लेकिन जीरो मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। बाकी सारे के सारे जो अभी हमने यहाँ देखे ना, आइडेंटिटी, स्केलर, डायगोनल, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, लेकिन जीरो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो अगर O2, 3 या 2 by 3 अगर एक मैट्रिक्स है, मतलब ये एक नल मैट्रिक्स है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, या जीरो मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इसमें कितनी रोज है, 2 रोज। कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया 2 by 3 का एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। सबको क्लियर? ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं मैट्रिसेस के जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर है क्या? हाँ, ये कंपेरेबल, ये आएगा कंपेरेबल मैट्रिसेस, अभी बताऊंगा। ठीक है, बता रहा हूं मैं उसको। सब मैट्रिक्स मतलब एक मैट्रिक्स का जो छोटा टाइप होता है ना, किसी मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट को ले ले तो वो सब मैट्रिक्स है। जैसे कि मान लो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको अगर मैं इसमें से बाहर निकाल दूं तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा, सब मैट्रिक्स हो जाएगा उस मैट्रिक्स का। हाँ, कोई भी सेम ऑर्डर में आना चाहिए, मतलब ये है। बाकी उसका ऐसा उतना यूज नहीं है। तुम लोगों के में क्या अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यही है बोल रहे हो ना? अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो वो क्या होता है देख लो इधर। यहां पर लिख लेना 8th पॉइंट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, दिखाना इसमें है क्या? हम्म तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एप्लीकेबल होता है, जिसमें उसके एलिमेंट है 2 3 5 0 7 6 0 0 5, ये हो गया। तो ये आपका लीडिंग डायगोनल है, ये लीडिंग डायगोनल। ठीक है, लीडिंग डायगोनल के अपर पार्ट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। और लोअर पार्ट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर में जस्ट इसका उल्टा।
ऊपर 0 और नीचे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको अपर और लोअर खुद से लिख लो एक बार। ये हो गया क्या, तो बताना फिर मुझे। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये हो गया तो इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस मतलब कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे। मान लो अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2/3, दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर भी है 2/3, और जो पहला वाला मैट्रिक्स ए है उसके एलिमेंट है A11, 12, 13, 21, 22, 23, और दूसरा जो मैट्रिक्स है बी उसके एलिमेंट है B11, B12, B13, और ये हो गया B21, B22, B23। ये दो मैट्राइसेस है सेम ऑर्डर के। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब इनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला जो एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। तो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है और ऑर्डर भी सेम है, तभी कोई दो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये लिख लेना एग्जाम्पल, सो आपको याद रहेगा। सेम है मतलब कंपेरेबल, मतलब वो सेम दो मैट्रिसेस अगर सारे एलिमेंट इक्वल है, ऑर्डर सेम है, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसीलिए मैं बोला वो इक्वालिटी के साथ ही आ जाएगा वो। इसमें बस ये रहता है कि उसमें रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब रोज और कॉलम्स अगर इंटरचेंज हो गए तो भी आप उसको बोल सकते हैं, मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये उसका ओवरऑल कंसेप्ट है। हम्म, इसको एक एग्जांपल से बता देता हूं। ठीक है, मान लो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2, 3, x, y, 5, 7 इज इक्वल्स टू, दूसरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, B, 7, -2, 5, C, अगर ये दिया हुआ है, ये दो मैट्रिक्स अगर आपको इक्वल दिए, तो पहले तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर सेम है इसीलिए आपस में इक्वल है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सेम होने चाहिए। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, इसी पोजीशन का एलिमेंट यहां पर कौन सा है, ए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए इज इक्वल्स टू 2। समझ में? ये वाला जो एलिमेंट है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पर कौन सा है, बी, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। समझ में? ये वाले एलिमेंट किसके इक्वल होगा, एक्स के, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो कोई दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नहीं, ये मैंने कंडीशन बताई, अगर ये दोनों इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, ऐसा है। हम्म, जब इक्वल दिया है तब इसको हम लेंगे, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि x की वैल्यू 7 होगी। जब वो क्वेश्चन में आएगा तब मैं बताऊंगा किस तरह से फ्रेम होगा वो। ठीक है, ए, हाँ, हाँ। अच्छा, एक और इसका जो टाइप है वो भी देख लेते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, एलिमेंट अगर अलग अलग है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कंपैरेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है 6, 7, 8,
9 10 11, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3, तो ये दोनों मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट सेम नहीं है ठीक है, ओके। तो ये सारे टाइप्स क्लियर हो गए ना तुम लोगों को, और इक्वालिटी का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब ये बताओ, मैं 4 नाम ले रहा हूं, इसमें से कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है ये बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स? सबसे पहला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड है डायगोनल मैट्रिक्स, थर्ड है स्केलर मैट्रिक्स, फोर्थ है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इज नॉट कंपल्सरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। चलो कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, ये काफी बार आया हुआ बोर्ड्स में क्वेश्चन है, हाँ, जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ऑफ ऑर्डर 3/3 with each element, with each element 0 or 1, with each element 0 or 1। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आपको निकालने हैं, और क्या दिया हुआ है, हर एलिमेंट या तो 0 होना चाहिए या तो 1 होना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे कितने मैट्रिक्स बनेंगे जिसका हर एलिमेंट या तो 0 या तो 1। तो देखो, एक मैं एग्जांपल से बता सकता हूं, मान लो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये दूसरा मैट्रिक्स हो गया। ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ गए ना? बताओ आंसर कितना होगा। ऐसे बिना किए भी कर सकते हो। तुम लोग क्लास 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना? नहीं, देखो, सबसे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 का, उसमें टोटल कितने वैकेंट प्लेसेस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने वैकेंट प्लेसेस होंगे? 9। समझ में आया? अब हर प्लेस के पास कितने ऑप्शंस है? पहले प्लेस के पास 2 ऑप्शन, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 2, इस तरह से करते हुए कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो जाएंगे ऑप्शंस? 2⁻⁹ उतने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, और एक आध एग्जांपल दूं इसका। ठीक है, क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं, ऑर्डर को कर देता हूं मैं यहां पर 2/2, और नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, ईच एंट्री कैन बी आइदर 0 1 और 2, 3 एलिमेंट हो गए। क्या आ जाएगा आंसर अब यहाँ पर? 3⁻⁴, क्योंकि अब हर प्लेस के पास कितने ऑप्शंस हो गए? 3, और टोटल कितने वैकेंट प्लेसेस है? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3⁻⁴। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के लिए कई बार आए हुए हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर 2 मैट्रिक्स है, मतलब एक इक्वेशन दी हुई है, 3x, नोट डाउन कर लो। 3x + 7 5, नेक्स्ट है y + 1, ये हो गया 2 - 3x इज इक्वल्स टू 0, y - 2, नेक्स्ट है 8, और ये हो गया 4। ठीक है, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, ये आपको दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कौन सा कंसेप्ट यूज होगा यहां पर? इक्वालिटी वाला कंसेप्ट यूज होगा। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिससे आप x की वैल्यू
हाँ नहीं, ये दिया है ना बीच में, इक्वल टू का साइन है ना, ठीक है। ओके क्लियर ये। तो x और y की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। नहीं एक मिनट ना, ये क्वेश्चन पूरा मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, सुनो अभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। मतलब क्वेश्चन क्या बोला मैंने, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। हाँ अब बताओ आंसर। x की वैल्यू क्या बोल रहे हो, -7, और y की गलत। क्यों गलत पता है, क्योंकि आपको सबको चेक करना पड़ेगा। अगर यहां से आपने x की वैल्यू -7/3 निकाली तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये वाला एलिमेंट कितना होगा वो भी चेक करो। तो अगर -7/3 यहां पर पुट करोगे तो ये वाला एलिमेंट कितना बनेगा, 2 - 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, -7/3, ऐसा ही होगा। 2 और ये क्या हो जाएगा, +7, मतलब ये कितना हो जाएगा, 9। तो ये इक्वल नहीं, नहीं पूरा क्वेश्चन तो सुनो पहले। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बताना है। x और y की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहां पर सबसे पहले देखो कैसे प्रोसीड करोगे। आप सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर दोगे। 3x + 7 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, जिससे x की वैल्यू मिल गई -7/3। इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दोगे। 5 इज इक्वल्स टू y - 2, जिससे y की वैल्यू क्या मिल गई, 7। फिर यहाँ पर y + 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8, जिससे भी y की वैल्यू क्या मिल गई, 7। लास्ट वाले पार्ट को इक्वेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4, जिससे आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2/3। समझ में है। तो यहां पर x की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, सेम नहीं आ रही है। तो x की ऐसी कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल। तो आपका आंसर क्या होगा इस केस में, नो सच वैल्यू ऑफ x एंड y विल एग्जिस्ट फॉर विच दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल। एक्चुअली एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा, जिसमें ऑप्शन ए में ऐसा दिया रहेगा, x इज इक्वल टू -7/3, y इज इक्वल्स टू 7। सेकेंड रहेगा x इज इक्वल टू -2/3, y इज इक्वल्स टू 7, एंड सो ऑन। और ऑप्शन में एक नॉट पॉसिबल होगा, तो वो नॉट पॉसिबल वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्लियर। ओके एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसको हटा दूं क्या। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z, x y z इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है x + y + z, x + z, यहां पर है y + z, दैट इज इक्वल्स टू राइट साइड में 957, 957। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है और ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। ठीक है। क्या है, नहीं आ रहा है क्या, वाई जेड, 9, और इधर देखो पहले तो ये करना, इस वाले पार्ट को किससे इक्वल कर देगा, 9 से। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, x + y + z इज इक्वल टू 9। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी तेरी, x + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। थर्ड इक्वेशन y + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। समझा। अब देख क्या करना है, यहां पर x + z की वैल्यू तेरे को क्या दी है, 5।
तो ये x और ये प्लस z, इन दोनों की जगह पे तू क्या लिख सकता है 5। तो ये तेरा क्या बन जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, समझा। जिससे तेरे y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4। क्लियर हो गया। अब तेरे को y मिल गया तो y को यहां पर रख दे, तेरे को मिल जाएगा z। तो z की वैल्यू क्या आएगी 3, ये हो गया तेरा z। अब z की वैल्यू, z को इधर रख दे, तेरे को मिल जाएगा x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। खत्म। समझ गए ना कैसे किए, ठीक है। ओके, अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है वो भी पूछ रहा हूं, ओरली आंसर करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उस मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। लिख लो, अपनी कॉपी में लिखो, फिर बोलना। लिख ले, फिर उसके बाद बोलना, एक भी छूटा तो गलत हो जाएगा। 24 एलिमेंट्स हैं और पॉसिबल ऑर्डर्स आपको बताने हैं। हाँ, समझ गए ना मैं क्या पूछ रहा हूँ, रिया क्लियर ना। 6, ठीक है। और कोई? हो सकता है ना अलग मैट्रिक्स काउंट हो ना, ठीक है। और कोई? देखो सिंपल है, क्या करना है आपको, इसके पॉसिबल फैक्टर निकालने। तो सबसे पहला क्या हो सकता है 1/24, ये हो सकता है, जिसमें कितने 1 रो हो और 24 कॉलम्स हो। दूसरा क्या हो सकता है 24/1, ये हो गया। अब 1 से बड़ा फैक्टर बताओ कौन सा होगा इसका 2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2/12, और क्या हो जाएगा 12/2, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा होगा 3/8, और नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा 8/3। नेक्स्ट कौन सा होगा 4/6 और 6/4। फिर कौन सा आएगा, हो तो गया, तो कितने आ जाएगा 8। तो ऐसे 8 ऑर्डर्स एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हुआ। अब अगर क्वेश्चन सेम है, मान लो किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट है, तो उसके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर होंगे बताओ। तो उसके दो ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे, एक 13/1 और दूसरा 1/13, क्योंकि 13 फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है। अब देखो कौन कौन से प्रैक्टिस करने आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जो सीबीएसई कोर वाले बच्चे उनके लिए एक्सरसाइज 3.1 वो कंप्लीटली आप सॉल्व कर लोगे, जो हमने डिस्कशन किया जो वहां से, ठीक है। अप्लाइड मैथ्स वाले जो हैं उन लोग भी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे, जो आज हमने डिस्कशन किया उससे, ठीक है। तो आज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा, मैट्रिसेस का टाइप क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, और सिंपल एलिमेंट वाइज ऑपरेशन क्या होते हैं, इन पे बेस्ड, ठीक है। तो एंड करूं आज की क्लास फिर मैं। ओके, तो एक्सरसाइज जो बताया उसको कंप्लीट करना। एक आध क्वेश्चन में डाउट आएंगे तुम लोगों को, वो डाउट लेके